हमारा जो सेशन रहेगा वो इंटरेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है इस नए, आप लोगों ने एक जो जर्नी शुरू की है और 100% इन सब से हम सभी को बहुत कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अब जब हम योग थेरेपी की बात पर आते हैं तो सबसे पहला तो क्वेश्चन उठता है कि योग और योग थेरेपी में क्या डिफरेंस है। तो अभी जैसे अगर नए स्टूडेंट होते तो शायद उनको ये नहीं मालूम होता, लेकिन आप लोग चूंकि काफी पढ़ चुके हैं तो आपको मालूम है कि एक योग जो होता है वो एक ग्रुप के लिए भी हो सकता है। और जब हम एक ग्रुप में योग कराते हैं तो हम ये मान के कराते हैं कि उसमें जितने भी व्यक्ति योग कर रहे हैं सभी हेल्दी हैं और सभी कोई सा भी आसन, उसमें हम जो भी आसन, प्राणायाम, बंद, मुद्रा, जो भी चीजें हम करते हैं वो हम कोई सी भी करा सकते हैं। लेकिन जब योग थेरेपी की बात आती है तो जहां योग थेरेपी की बात आती है, साउंड सभी को क्लियर है ना? ओके। सो जब योग थेरेपी की बात आती है तब यहाँ पर चॉइस आती है कि हम पर्टिकुलर उस व्यक्ति की फिजिकल, मेंटल, उसकी क्या क्या मेडिकल कंडीशंस है, उसकी क्या इमोशनल कंडीशंस है, वो सारी चीजों को देखकर उनको डायग्नोसिस करके, क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो फिजिकल प्रॉब्लम के बारे में तो बहुत इजीली आपको बता देगा बट वो मेंटल नहीं बता पाता। अभी यहाँ पर 20 है ना? अगर 20 में मैं सभी से पूछूं कि आप कितने पॉजिटिव हैं तो 100% पूरे 20 बोलेंगे कि हाँ मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। 100% पॉजिटिव तो होना ही पॉसिबल नहीं होता है। तो ऑब्वियसली कुछ उसमें 80% पॉजिटिव होंगे, कुछ 70 होंगे, कुछ 50 होंगे, तो वो सबका एक अपना अलग अलग रेशो होगा। लेकिन ये क्या रेशो है ये उस व्यक्ति को नहीं मालूम। अब वो आपको फाइंड आउट करना है। ये एक आपके ऊपर टास्क रहता है। दूसरा टास्क क्या रहता है? बॉडी मिसअलाइनमेंट। उसको नहीं मालूम रहता है कि उसकी जो बॉडी है वो कहाँ से मिसअलाइंड है। मोस्टली कई बार आप जब खुद डायग्नोसिस करते हैं और उसको बताते हैं तो वो बोलता है हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था। तो कुछ चीजें वो अपने बारे में वो क्लाइंट आपको बताता है, कुछ आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। और वो फाइंड आउट आप कैसे कर पाते हैं? अपने एक्सपीरियंस से, अपनी समझ से और अपने नॉलेज से। तो ये जो सफर हम शुरू कर रहे हैं इसमें मेरा तो काम देना है, लेकिन आप जितना पढ़ेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतने अच्छे आप एक योग थेरेपिस्ट बनेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारे टर्म्स आपको एकदम नए लगेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसे लगेंगी कि हाँ ये तो कभी सुनी ही नहीं थी, तो ये क्या है। तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी नई नई आएंगी सामने और उन पर आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि जब बहुत सारी नई चीजें सामने आती हैं तो उसमें से, जैसे आज मान लीजिए मैंने आपके सामने 1000 वर्ड बोले सपोज, तो आप 50% ही एक एवरेज याद रख पाएंगे, बाकी 50 स्किप हो जाएंगे। लेकिन यदि कल फिर यही चीज सुने तो आपका वो 70% हो जाएगा। तो वो जो नए टर्म्स हैं, नई चीजें हैं, उनको हमको बार 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 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो टर्म्स हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये टास्क एक योग थेरेपिस्ट के सामने सबसे बड़ा होता है। अब इसके बाद हम योग थेरेपी में जब हम आते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि योग थेरेपी है क्या और उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि योग थेरेपी की फील्ड्स क्या क्या हैं और फिर उसके टूल्स क्या क्या हैं। भाई आपको किसी का भी ट्रीटमेंट करना तो आपके हाथ में कोई टूल्स होने चाहिए ना, कुछ चीजें होना चाहिए जिनके थ्रू आप उनका ट्रीटमेंट करेंगे।
तो योग थेरेपी क्या है वो तो हमने अभी बहुत कुछ समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि योग थेरेपी के डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन के हिसाब से योग थेरेपी क्या है, जो माइंड और बॉडी दोनों पर काम करती है। अभी आप देखिए जितने भी एलोपैथी ट्रीटमेंट्स हैं वो सारे किस लेवल पे काम कर रहे हैं, बॉडी के लेवल पे, माइंड लेवल पर कोई भी नहीं। और WHO की डेफिनेशन क्या है, किसको मालूम है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ बताएं लाची जी। मतलब डब्ल्यू एच ओ के अनुसार हमारा जो हेल्थ है वो तभी गुड हेल्थ कहलाता है जब हम फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली फिट हो। फिट है ना। तो ये जो 4 एस्पेक्ट है, मतलब WHO ये कहता है कि हेल्दी होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बीमारी का अभाव, बल्कि आपका मेंटल फिट होना जरूरी है। अब आप बोलेंगे हम लोग तो सभी मेंटल फिट हैं, क्योंकि हम मेंटल अनफिट किनको मानते हैं, जो कुछ मेंटली डिस्टर्ब हैं या मेंटल जो कुछ बीमारियां होती है जैसे सिजोफ्रेनिया है या और भी इस टाइप की बहुत सारी, अल्जाइमर, इस टाइप की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि यही लोग जो हैं ये मेंटल फिट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हम लोग भी करते हैं जो मेंटल फिट होने की कंडीशंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने देखा होगा कई लोगों की बार बार हैंड वॉश करने की आदत होती है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि जब घर के बाहर जाते हैं तो वो 2 या 3 बार लॉक चेक करते हैं, या सारे स्विचेस, इलेक्ट्रिक स्विचेस ऑफ हैं कि नहीं वो चेक करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैबिट्स हैं और इनके हम ट्रिगर पॉइंट अपने माइंड में बना लेते हैं। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल लें हैंड वॉश करने का। अब कोइंसिडेंटली हमने एक बार ऐसा हुआ कि बिना हैंड वॉश किए कुछ खा लिया, तो अब जिसका ये मेंटली प्रॉब्लम नहीं था वो तो एज यूजुअल ठीक है, खा लिया तो खा लिया, कोई बात नहीं। लेकिन यदि किसी का ये प्रॉब्लम है तब उसकी क्या थॉट प्रोसेस होगी, कौन बताएगा? चेलना जी आप बताएंगी। उसको क्या थॉट प्रोसेस होगी? मान लीजिए हमने ये बहुत अच्छी तरह से बिठा के रखा है कि बिना हाथ धोए तो कुछ खाना ही नहीं, वो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होता है। हाँ रितु जी बताएं। मैम उसके मेंटल दिमाग में मतलब हमेशा के लिए रहेगा कि अगर ऐसा मैं करूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, तो वो ऑब्वियस हो ही जाते हैं। वो जब हम अपने माइंड में ये प्रोसेस कर लेते हैं कि ये चीज हमारे लिए गलत है, तो वो हमारे लिए गलत ही बन जाती है। हाँ, अब इसका देखिए किस तरह से लूप चलेगा, क्योंकि ये सब ना, ये तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन ये सब हैबिट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी की है। अब वो कैसे लूप चलेगा, सबसे पहले उसके एक ट्रिगर बनेगा कि मैंने आज बिना हाथ धोए कुछ खा लिया है। अब वो खा लिया है, इट मीन्स हाथ मेरे साफ नहीं थे, अनहाइजीनिक थे, तो डेफिनेटली मुझे कोई ना कोई उसमें वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, या कोई ना कोई ऐसे रोगाणु होंगे जो मुझे बीमार कर देंगे। एक तो ये चला। अब ये थॉट बार 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 उसके दिमाग में आएगा, एक बार आके चुप नहीं होगा, राइट। अब बार बार आने के साथ साथ क्या होगा, अब वो जब वो मान लो उसने लंच ऐसा किया था, अब सपोज वो डिनर पे आया, तो डिनर में भी जब अपने खाने के लिए हाथ बढ़ाएगा तब भी उसकी यही थॉट प्रोसेस चलेगी कि लंच में मैंने बिना हाथ धोए खाना खा लिया था, ठीक है। फिर वो सोएगा तब भी उसकी यही थॉट प्रोसेस चलेगी कि पता नहीं कौन कौन से उसमें रोगाणु थे, कौन कौन से वायरस थे, अब मुझे पता नहीं क्या बीमारी होने वाली है। अनडाइजेशन, इंडाइजेशन तो पक्का होगा ही, पेट तो खराब होगा ही, हो सकता है कि लूज मोशंस हो जाए, हो सकता है वॉमिटिंग होने लगे। अगर ये हो जाए तो अच्छा है, जो है निकल जाएगा, बड़ी चीज से मैं बच जाऊंगा। चलेगी ना ये सारी थॉट प्रोसेस।
तो एक क्षण का जो काम था वो मालूम पड़ा अगले 24 घंटे या 2 दिन 3 दिन भी चल सकता है। ठीक है, तो मेंटल वेल बीइंग बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। तो आपका फर्स्ट होमवर्क लिखिए कि आपको अपने आप को टटोलना है और अपनी ऐसी कुछ हैबिट्स फाइंड आउट करना है या आइडेंटिफाई करना है और उनको नोट डाउन करना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट होमवर्क है। और आपको ऐसे 3 आपको हैबिट्स ढूंढने हैं। एक वो जो सबसे मेजर आप करते हैं, दूसरा ठीक है कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन थर्ड जो है वो बहुत कम करते हैं। तो इस तरह के 3 हैबिट्स आपको अपने सिलेक्ट करने हैं, ढूंढने हैं कि जो आप अक्सर करते हैं। अब इसमें छोटी छोटी चीजें मैम मालूम कैसी होती हैं? मैम इसको जो बोलचाल की भाषा में मायनिया हो गया इस तरह का बोलते हैं ना अपन, वही ना। बिल्कुल, है ना। अच्छा, अब इसमें छोटी छोटी बातें कैसी होती है मालूम है? हम सिंपल चल रहे हैं और मालूम पड़ता है कभी चलते चलते हम जो हमारे बाजू में ट्रीज हैं या मान लीजिए इलेक्ट्रिक पिलर्स हैं, हम उनको गिनने लगे। करते हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, स्टेयर गिनने लगे, होता है ना। तो ये इस टाइप की बहुत सारी हैबिट्स होती हैं। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी जो मेंटल हैबिट है, सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा फिर भी मैं बताती हूँ, जो धर्म करना। आज कोई भी निस्वार्थ धर्म नहीं कर रहा है। यदि उनको ये बोल दिया जाए, उनको ये बता दिया जाए कि इस धर्म से आपको कोई भी पुण्य नहीं मिलने वाला है, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, ना ही आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, क्या होगा? सारी जितनी स्पिरिचुअल चीजें हैं वो खाली हो जाएंगी। तो आज जो व्यक्ति कोई भी धर्म का हो, किसी भी उसका हो, जो मंदिर भी जा रहा है तो वो अपने एक स्वार्थ को लेके जा रहा है। अगर वो कोई रिचुअल करता है तो उसमें आप देखिए कि उसका एक मेंटल प्रेशर बहुत अच्छा होता है कि यदि ऐसा नहीं किया तो लास्ट टाइम नहीं किया था। जैसे सब फॉर एग्जाम्पल नई गाड़ी आई, लास्ट टाइम हमने उसकी पूजा नहीं की थी, इसको लेके हम पहले मंदिर नहीं गए थे तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, है ना। या ऐसे आप किसी भी एक चीज से जोड़ सकते हैं। आप मंदिर नहीं गए, आपका पूरा दिन खराब गया। तो जब सेम चीज 2 या 3 बार होगी तो वो ट्रिगर बन जाएगी। तो आज हम मंदिर जब भी जाते हैं तो हम मन में कोई ना कोई भाव लेके जाते हैं और किसी न किसी डर के कारण जाते हैं। तो ये भी एक तरह का मेंटल प्रेशर है, स्ट्रेस तो ये क्रिएट करता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब योग थेरेपी की हम बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि फिजिकल लेवल पे तो हम उसको कर ही रहे हैं, सेटल डाउन जो प्रॉब्लम है, लेकिन उसको हम मेंटल लेवल पर भी कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी बीमारी का WHO ने आज अबव 95% बीमारियों को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में रखा है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर मतलब क्या? साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में वो बीमारियां रखी जाती हैं कि जिनके सिम्टम्स तो फिजिकल होते हैं, आपके शरीर पर होते हैं अपीयर, लेकिन उनका जो रूट कॉज होता है वो आपके मन में होता है। ठीक है, तो अब 95% डिजीज मतलब क्या बची आपके पास कि जो कोई आउटर फोर्स के कारण बीमारियां हो जा रही हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, किसी चाकू से कोई उंगली कट गई, है ना, वही बीमारियां बचती हैं। रेस्ट आपकी कफ कोल्ड से लेके कैंसर एड्स जैसी तक बीमारियां साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। इवन पहले जो होता था कि हम बीमारियों को 3 भाग में डिवाइड करते थे, एक तो जो जेनेटिकली होती हैं, एक वो होती मतलब आपको अपने पुरखों से मिलती है, एक बीमारी वो होती थी कि जो अचानक आपको हो गई, वो साइकोसोमेटिक भी हो सकती है या किसी और कारण से, और तीसरी जो कोई एक्सटर्नल फोर्स के कारण हो गई।
ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में रखते थे। अब जेनाइटल जो होती हैं बीमारी, जो आपको अपनी हेरिडिटी से मिलती हैं, उनको भी बदलकर उनको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में ही रख दिया गया, क्योंकि अब ये माना जाता है कि आप जब आते हैं तो आपके डीएनए में बीमारी जैसी कोई चीज रजिस्टर्ड नहीं होती है, कोड नहीं होती है, वो कोडिंग आप करते हैं। और वो कहाँ से यात्रा शुरू हो जाती है डीएनए को कोड करने की? माँ के गर्भ से। ठीक है, जब माँ सोचती है कि यार मुझे भी डायबिटीज है, मेरी माँ को भी डायबिटीज थी, मेरे बच्चे को भी डायबिटीज ना हो जाए, वो पहला कोड होता है। तो ये जो हेरिडिटी से बीमारी आती है, इसको व्यक्ति खुद कोड करता है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ 2 ही कैटेगरी में बीमारियों को रख सकते हैं। एक तो वो जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, और एक वो जो किसी फॉरेन एलिमेंट से या फॉरेन एलिमेंट के लगने से, जैसे चोट लग गई, कोई चीज कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, उनके कारण आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो योग थेरेपी है उसमें हम क्या देख रहे हैं? एक तो बॉडी और माइंड दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, दोनों को हेल्दी कर रहे हैं। इसके बाद इमोशनल, फिजिकल, मेंटल और साथ ही साथ स्पिरिचुअल, तो इन सारी चीजों को, वेलनेस को हम मेंटेन कर रहे हैं, उनको अपने हाईएस्ट पीक तक लेके जा रहे हैं। और उस हाईएस्ट पीक तक जब हम ये ले जाते हैं तो क्या होता है कि बॉडी के मूवमेंट्स स्मूथ हो जाते हैं, बॉडी के जो मसल्स होते हैं, बॉडी के जो लिगामेंट्स होते हैं, नर्व होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, उनमें सब में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्ट्रेंथ आती है। माइंड जो है वो पीस, शांति के महसूस करता है। और साथ ही साथ चूंकि इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी रहती हैं, तो लंग्स की भी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज को हमको बहुत क्लियर समझ लेना चाहिए कि ज्यादातर क्या होता है कि जैसे मैं एक डायबिटिक पेशेंट के लिए मैंने योग थेरेपी का कोर्स शुरू किया। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये सब चैलेंजेस आप लोग को आएंगे जब आप फील्ड में जाएंगे। तो अब एक डायबिटिक पेशेंट को जब हमने शुरू की थेरेपी देना, तो वो बहुत एग्रेसिव होते हैं उस समय, और उनको लगता है कि बस बहुत जल्दी सब कुछ हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है वो सबसे लास्ट में आ रहा है। उसने दुनिया भर की जितनी दवाइयां होती हैं, जितनी पैथी होती है, वो सब वो ट्राई कर चुका है, और बिल्कुल एंड में आपके पास आ रहा है। तो एक तो उसकी जो भी बीमारी है उसको लेके उसका नॉलेज बहुत हाई है। ठीक है, और दूसरा कि अब वो उम्मीद करता है कि एक कोई मैजिक, चमत्कार हो। तो सबसे फर्स्ट तो हमें क्लाइंट को क्या रियलाइज कराना है कि देखिए ये चमत्कार नहीं है कोई भी, इससे ठीक होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, पेशेंसली आपको करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि जैसे ही मान लीजिए 1 महीने बाद इसने ब्लड शुगर चेक कराई और वो मालूम पड़ा कम नहीं आई, वैसे 100% कम होती है, लेकिन मान लीजिए उसकी लाइफ स्टाइल ही गड़बड़ है तो 100% कम नहीं आएगी। तो वो तुरंत क्या बोलेगा कि देखिए इतने दिन से, 1 महीने से योग कर रहे हैं और ये शुगर तो वैसी की वैसी ही। क्योंकि ये 100% मान के चलिए कि जिस दिन से आप उस क्लाइंट को अपनी सर्विसेज देना शुरू करेंगे, तो उस दिन से अगर उसको सिर दर्द भी होगा ना, तो वो आपको बोलेगा कि इतना तो योग करते हैं, फिर सिर दर्द क्यों हुआ? शायद किसी किसी का ये अनुभव हो भी, है ना। तो वहां इस चीज का आप खास ध्यान रखें कि मान लीजिए वो 46 की एज में आपके पास आया, तो उसने 46 ईयर तक जैसे बॉडी को रखा है, उसके जो सब्सिक्वेंट होंगे वो तो उसको झेलने ही पड़ेंगे ना, अचानक से तो वो बंद हो नहीं जाएंगे। ठीक है, और दूसरा, किसी भी, जैसे हम डायबिटीज का एग्जाम्पल ले रहे थे, डायबिटीज के पेशेंट को जो उनकी डायबिटीज या उनकी शुगर की क्वांटिटी कम आती है, वो बाय प्रोडक्ट है। उसका मेन इफेक्ट क्या है
कि चूंकि शुगर में ब्लड वेसल्स, मसल्स, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, और मान लीजिए उस पेशेंट की विदाउट एक्सरसाइज वो मसल्स और जो ब्लड कैपिलरीज हैं, नर्व्स हैं, वो मान लीजिए 10 साल तक सफर करने वाली हैं। 10 साल बाद उसको पैर में प्रॉब्लम होने लगी, आंखों में प्रॉब्लम होने लगी, वो 20 साल हो जाएगा। क्योंकि जो योग है वो उन मसल्स की, उन नर्व्स की, उन ब्लड कैपिलरीज की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को मैनेज रखेगा। क्लियर हुआ? तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें, ये ना सोचें, ना ही अपने क्लाइंट को कभी भी आश्वासन दें कि बस हम तो कोई मैजिक करने वाले हैं और आप एकदम ठीक हो गए। फर्स्ट डे से ही उसको इस चीज को उसको डिलीवर करें कि नहीं, मैं तो आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आपको भी खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको वो रिजल्ट्स जो हैं वो दिखेंगे। यहाँ तक क्लियर सभी को? हम सब करें, क्लियर हो तो। नेक्स्ट आते हैं हम। अब योग थेरेपी के कंटेंट्स क्या क्या होंगे, क्या क्या जरूरी है आपको योग थेरेपी सीखने के लिए जानना। तो सबसे पहले तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, है ना। घर में, हमारे घर में एक रेफ्रिजरेटर होता है, हम डेली उसको खोलते हैं, डेली उससे परिचित होते हैं, हर चीज है। लेकिन अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्या हम उसको खुद ठीक कर लेते हैं? नहीं करते हैं, है ना। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसके अंदर की जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है वो हमें नहीं मालूम। क्लियर है सभी को? ये आपको नहीं मालूम फ्रिज में कहाँ से करंट आ रहा, आपको नहीं मालूम कि वो गैस कहाँ से आ रही है जो फ्रिज को ठंडा कर रही है, या वो गैस कहाँ स्टोर है। अगर आपको मालूम है तो आप फ्रिज रिपेयर कर सकते हैं, यस एंड नो, कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी चीज की रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि अगर शरीर भी बीमार हुआ इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट आया है, तो उसका बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जानना कंपलसरी है। जब आपको यही नहीं मालूम होगा कि वो कि उसका कौन सा ऑर्गन कैसे काम करता है, तब तक आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते। तो किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जो कि आपको जानना, जिसके बारे में परिचय होना आपका बहुत जरूरी है। फिर आता है सेकंड पॉइंट। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि शरीर कैसे बना है, कितने सिस्टम्स हैं और वो सिस्टम कैसे काम करते हैं, कौन सा ऑर्गन कैसे काम करता है। इसके बाद आता है पैथोलॉजी एंड मेडिकल कंडीशन। तो अब ये जो पैथोलॉजी और मेडिकल कंडीशन है, इसके बारे में हम लोग ज्यादातर अनजान रहते हैं। पैथोलॉजी मतलब डिजीज से रिलेटेड सारी जानकारी। अभी आपने जाना, सपोज हम एक हार्ट ले लेते हैं कि हार्ट है, उसकी एनाटॉमी क्या है कि उसमें 4 चैम्बर होते हैं, उससे वेना केवा और सुपीरियर आर्टरीज निकलती हैं। अब उसकी फिजियोलॉजी भी जान ली कि चैम्बर जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फैलते हैं, जिससे वो जो ब्लड है वो वेना केवा या कैपिलरीज में जाता है और वहां से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये 2 चीज तो जान ली। अब हमको तीसरा जानना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, मतलब वहां पर क्या क्या डिजीज हो सकती है और कौन सी डिजीज होने पर उस पेशेंट की मेडिकल कंडीशन क्या होगी। क्योंकि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डिजीज का, उसके सिम्टम्स देखकर। क्लियर है इतना? फिर जब आप ये चारों चीजें आप समझ गए, ठीक है, तब आपके लिए क्या जरूरी है, थेरेपेटिक योग प्रैक्टिस। जब आप ये पूरा डायग्नोसिस कर लेंगे कि उस व्यक्ति की एनाटॉमिकल कहाँ प्रॉब्लम है, उसकी फिजियोलॉजिकल कहाँ प्रॉब्लम है, उसकी पैथोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम है, मेडिकल कंडीशंस क्या है, इसके साथ आपको और क्या देखना, उसकी मेंटल और उसके बॉडी अलाइनमेंट।
तो जब ये 5-6 पॉइंट आप आइडेंटिफाई करेंगे और इनको डायग्नोसिस करके और एक अपना समरी बनाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति के ये 6 पॉइंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसके बेस पर फिर आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो वहां फिर आपको ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि आपने ये तो पता कर लिया डायग्नोसिस में कि ये चीजें हैं, अब उनको दूर कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए थेरेपेटिक योगा प्रैक्टिस जरूरी है। फिर इसके बाद क्लाइंट असेसमेंट और केस स्टडी। अब हो सकता है कि उसको काफी समय से कोई बीमारी हो उस क्लाइंट को, तो उसका असेसमेंट करना कि कब से बीमारी है, कैसे कैसे बढ़ी है, और उसकी पूरी केस की स्टडी को करना। क्लियर कि उसने किसने टेस्ट कराए हैं, कौन कौन से टेस्ट कराए हैं, उनके क्या रेशियो आए हैं। जब ये भी आप देख लेते हैं तो उसके बाद फिर आते हैं लाइफ स्टाइल और वेलनेस इंटीग्रेशन। तो उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है ये भी आपको देखना पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि वो रात में सोता ही नहीं है और सुबह सोता है, या फिर उसका डाइट कैसा है, या फिर उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, या ऐसा तो नहीं वो किसी स्ट्रेस में है। तो ये सारी चीजें आपको पता करनी पड़ेंगी। और लास्ट उसकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ट्रेनिंग। पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ है कैसी, और जब आप उसको पता कर लेते हैं तो वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो उसको चेंज कैसे करे। ये 6 पॉइंट क्लियर हुए सभी के? ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि ये जो हम योग थेरेपी कर रहे हैं इसके कोर्सेज क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो मोस्टली अभी जो इंडिया में इसके लिए कोर्सेज हैं वो या तो सर्टिफिकेट इन योग थेरेपी है, या डिप्लोमा इन योग थेरेपी है, या पीजी डिप्लोमा इन योग थेरेपी है। तो मोस्टली ये 3 ही कोर्स अभी चल रहे हैं, बाकी डिग्री कोर्स अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अब यदि हमको ये कोर्स करने ही हैं तो इसके लिए जो रेनाउल्ड इंस्टीट्यूट हैं वो कौन कौन से हैं? द योगा इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई, ये एक फेमस इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ये कोर्सेज चलते हैं। केवल्य धाम लोनावाला, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, स्वामी विवेकानंद योग इंस्टीट्यूट बैंगलोर। ये 4 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जहाँ से आप ये सर्टिफाइड डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा ये कोर्सेज कर सकते हैं। और यहाँ पर कई जगह ऐसे पर्टिकुलर डिजीज वाइज भी प्रोग्राम चलते हैं, जैसे एस व्यासा में स्वामी विवेकानंद योग इंस्टीट्यूट है, इसको शॉर्ट में एस व्यासा बोलते हैं। यहाँ पर जैसे कोर्स चलता है स्टॉप डायबिटीज, तो आप पर्टिकुलर एक डायबिटीज का ही 1 हफ्ते का कोर्स कर सकते हैं। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है, इसको शॉर्ट में मिडनी बोलते हैं, ये दिल्ली में है। और यहाँ पर भी बहुत सारे कोर्स और रिसर्च वर्क चलता है। केवल्य धाम को इन शॉर्ट के धाम बोलते हैं, ये मुंबई के पास लोनावाला में है। और यहाँ पर योग से बीएड भी है, और यहाँ पर योग के साथ नेचुरोपैथी का भी रहता है। काफी कुछ कोर्सेज यहाँ पर चलते हैं। और द योग इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई ये हंसा बहन का है, और ये मुंबई में है, सांता क्रूज मुंबई में है। तो इस तरह के ये 4 इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज को आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं टूल्स पर। अच्छा, इसके फील्ड की एक चीज और लगी थी, जैसे इसके योगा चूंकि एक ऑल्टरनेट थेरेपी है, और ऑल्टरनेट थेरेपी होने के कारण क्या इसके अपने लिमिटेशंस हैं। तो इसके जो फील्ड होते हैं वो ज्यादातर जो क्रोनिक और एक्यूट बीमारी होती है वो तो होते ही है, लेकिन अगर कोई बीमारी शुरू हो रही है तो उस समय ये बहुत अच्छा काम करता है। बट इसको कहाँ हम यूज नहीं कर सकते कि जैसे सपोज एक्सीडेंट हुआ या किसी की उंगली कट गई चाकू से,
तो इस टाइप के जो केस होते हैं वो हम योग थेरेपी में उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। ठीक है, अब हम आते हैं टूल्स पर। तो टूल्स में हमारे पास सारी वो चीजें हैं जो कि हम योग में करते हैं। अब सबसे पहला हम आते हैं षटकर्म पे। षटकर्म आप सभी लोग का पढ़ा हुआ है। तो इसमें आप देखिए पूरा कंप्लीटली बॉडी की प्यूरिफिकेशन होता है या सफाई होती है, जिससे कंप्लीट बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। तो जहां पर जरूरत होगी कि बॉडी को डिटॉक्स करना है या बॉडी को प्यूरिफाई करना है, तो वहां पर हम षटकर्म को भी यूज कर सकते हैं, जिन एरियाज पर षटकर्म काम करते हैं। अब ये षटकर्म कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? नेति, धोती, हस्ती, नौती, यस, बिल्कुल डाटा, कपाल। बिल्कुल। तो अब अगर हम जैसे ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो नेति यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर पेट या उसके आसपास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे डाइजेशन से रिलेटेड, तो हम कपालभाति, अग्निसार ये यूज कर सकते हैं, धोती यूज कर सकते हैं। आंख के लिए त्राटक एक बहुत अच्छी प्रोसीजर है। फिर वस्ती जो है वो अगर लार्ज इंटेस्टाइन या रेक्टम यहाँ प्रॉब्लम है तो हम धोती यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो षटकर्म है, हमें देखना पड़ेगा कि जो हमने अपना एक समरी बनाई है उसके हिसाब से क्या उसको जरूरी है, और अगर जरूरी है तो उसमें से कौन सा जरूरी है। जैसे सपोज अगर वो कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है तो हम ऑब्वियसली उसको षटकर्म में वस्ती सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये पहचानना आना चाहिए, जानना कि हमको क्या यूज करना है और कितना यूज करना। फिर हम आते हैं अष्टांग योग पर। अष्टांग योग में क्या आएगा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि, यस, है ना। तो अब हमारे पास जो ये अष्टांग योग है, ये सबसे अच्छा टूल माना जाता है। और अगर इसमें हम यम नियम से काम करें स्टार्टिंग से, तब तो ये बहुत ही बेस्ट माना जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग यम नियम पे जाना ही नहीं चाहते। वो तो बोलते हैं आप हमें आसन करा दो, प्राणायाम करा दो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिएगा, क्योंकि उनकी जो मेंटल और इमोशनल हेल्थ है वो सबसे फास्ट किससे रिकवर होगी? यम नियम से। ठीक है, तो आपको ये सिखाना पड़ेगा कि वो यम नियम को कैसे फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने उनसे बोला कि भाई यम में आप सत्य का पालन करिए, झूठ नहीं बोलिए। तो क्या आज की दुनिया में पॉसिबल है ये? शायद नहीं है ना। लेकिन यदि आप उनसे बोले कि नहीं, थोड़ा सा यथार्थ सत्य बोलिए, और कई लोगों की आदत होती है कि जरूरत नहीं हो तब भी वो झूठ बोल देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जहां आपको जरूरत नहीं है वहां पर आप ना बोलें। अब यथार्थ सत्य मतलब कैसा? यथार्थ सत्य मतलब ऐसा कि जैसे मान लीजिए मुझे फीवर आया था, अभी मैं ठीक हो गई हूँ, 2-3 दिन हो भी चुके हैं ठीक हुए। अब कोई मुझे बोलता है कि चलो यहाँ चलना है और मेरा मन बिल्कुल नहीं है, तो मैं उसको बोल दूं कि नहीं यार, मैं अभी फीवर हुआ था, बहुत वीकनेस है, अभी नहीं जा सकती हूँ। वो ठीक हो चुका है, लेकिन वो पूरी तरह झूठ नहीं है। तो इसको मैं प्रमोट नहीं करती हूँ, लेकिन जहां पर हम लोग मजबूर हैं कि हम पूरा सत्य पर नहीं जा सकते हैं, तो झूठ से ये बेटर है ना। ये बिल्कुल वैसा एग्जाम्पल है कि जैसे आप एक चौराहे पे खड़े हैं और एक व्यक्ति भागता हुआ आता है और एक साइड निकल जाता है, उसके पीछे से और 2-3 लोग आए और वो व्यक्ति आपसे बोलता हुआ जाता है कि भाई पीछे वालों को मेरा रास्ता नहीं बताना, वो मेरा मर्डर कर देंगे। अब पीछे वाले पूछते हैं वो किस साइड गए थे, तो क्या बोलेंगे आप? तो ऐसे समय पर बेस्ट होता है कि हम यथार्थ सत्य का हेल्प लें।
अच्छा, दूसरा फायदा क्या होता है कि देखिए, यदि मान लीजिए आपने पूरी तरह से किसी चीज को झूठ बोला, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप घर में बिना बताए मूवी गए, ठीक है। हम एक कॉलेज गोइंग गर्ल्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो निकली तो घर से कॉलेज के लिए है, लेकिन वो फ्रेंड्स ने बोला चलो चलो चलते हैं, अभी 2 पीरियड में कोई ऐसा है नहीं, टीचर नहीं आए हैं, और वो लोग मूवी चले गए। अब देखिए, उसको एक स्ट्रेस का शुरू हो गया लेवल। अगर आप घर में बता के गए हैं और मैं आपको रात को 2 बजे भी आपकी माँ आपको उठाती है और बोले क्यों इस समय कहाँ थे, तो आप विदाउट स्ट्रेस बोल देंगे कि यहाँ पे थे, राइट। लेकिन वही चीज अगर आपने झूठ बोला और आपकी माँ ने आपको जगाया, तो आप उठ के सबसे पहले बैठेंगे, अलर्ट मोड पर आएंगे फर्स्ट, कि अरे ये क्या पूछ रही है, मुझे क्या जवाब देना है, अच्छा अच्छा मैं तो वहां गई थी। फर्क है दोनों कंडीशन में। सो क्या होगा कि ये ऐसे ही छोटे 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 धागे जब मिलते जाते हैं ना, तो वो स्ट्रेस की एक बड़ी सी रस्सी बना लेते हैं। और फिर होता क्या है कि जब तक वो छोटे छोटे थ्रेड हैं, उनको तोड़ना बहुत इजी है, लेकिन जब वो आपस में गुथ गए और उन्होंने एक मोटी रस्सी बना ली, तब फिर क्या उनको तोड़ पाना इजी होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि हम अपने क्लाइंट को, हम अपने पेशेंट को ये सिखाएं कि भाई छोटी चीजों को आप मत लेके चलिए। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मोबाइल का दीजिए कि भाई आपका जैसे व्हाट्सएप मोबाइल में ऑन है, तो जो बैटरी मान लीजिए 24 घंटे चलने वाली है, वो हो सकता है 20 घंटे ही चले। तो वैसे ही अगर आपके बैकअप में कंज्यूम हो रही है एनर्जी, तो आपकी एनर्जी तो कम हो रही ना। तो पेंडेंसी को, या ये जो जितने भी बैकअप में जो चल रहे हैं, उनको क्लोज करना बहुत जरूरी है ना। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक दिन सुबह से आपको 10 काम बता दिए कि आज ये घर में करना है। अब उस दिन आप कहीं निकल गए फ्रेंड्स के साथ या कहीं भी, अब दूसरे दिन के फिर 10 काम थे, तो अब कितने हो गए? 20 हो गए, ठीक है। अब आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस तो क्या होगा? वो 20 काम याद रखना कि मुझे ये करना। आप अपने आप को बार बार याद दिलाओगे वो चीज। आप एक काम कर रहे हो, खाना बना रहे, अरे ये भी करना था, वो जाके कर लो। मतलब आपका जो माइंड शांत होना चाहिए, उसकी जगह वो एक्टिव रहेगा पूरे समय, और वो एक्टिव रहेगा तो वो एनर्जी को ड्रेन करेगा। जैसा होता है ना कि ऑफिस में बहुत सारी अगर फाइल की पेंडेंसी बढ़ गई, तो वो इतना ऊंचा ढेर देख के ही आधी एनर्जी खत्म हो जाती है। और अगर आप रोज का रोज निपटा लो, पेंडिंग फाइल ना रखो, तो आपकी वो एनर्जी ड्रेन होने से बच जाए। फिर इसके बाद हम आते हैं आसन पर। तो आसन तो सभी को मालूम है कि अभी की जो लाइफ स्टाइल है या जो वर्किंग स्टाइल है, उसमें मसल्स, कैपिलरीज, नर्व्स, तीनों की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो रही है। तो इनकी सबकी फ्लेक्सिबिलिटी को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है कि मसल्स जो हों वो फ्लेक्सिबल हों और स्ट्रांग हों। फिर अपन आते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम का चूंकि आप लोग सभी को मालूम है, इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं ले रही हूँ, कि ब्रीदिंग के लिए, लंग्स के लिए, और चूंकि ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी की मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वो हम प्राणायाम से ही इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आता है प्रत्याहार। अब ये जो प्रत्याहार है ना, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको जंप करते हैं और ध्यान पे आ जाते हैं, है ना। लेकिन आप सोचिए कि ध्यान बिना प्रत्याहार के आप कैसे कर पाएंगे। प्रत्याहार का मतलब होता है कि आप अपने 5 सेंस ऑर्गन्स को, जो आउटर वर्ल्ड है, उससे डिटैच कर दो और उसको अंदर से, इनर वर्ल्ड से अटैच कर दो। तो जब तक आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे, तब तक कैसे पॉसिबल है कि आप मेडिटेशन कर पाए। स्वयं से गाइडेड कर सकते हैं कि कोई आपको करा रहा है, आपको एंगेज रख रहा है, ठीक है, आप कर लेंगे। लेकिन जो सेल्फ मेडिटेशन होता है, वो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो प्रत्याहार एक बहुत जरूरी स्टेप होता है। और फिर धारणा, ध्यान, समाधि,
ये तो ध्यान तक पहुंचने के लिए धारणा बहुत जरूरी है ही। और अगर आप ट्रू मेडिटेशन, सच्चे ध्यान तक पहुंच गए, तो समाधि को से फिर कोई रोक नहीं सकता है आपको। तो अष्टांग योग जो है एक बहुत अच्छा टूल है किसी भी पेशेंट पर, उसकी जो डिजीज है, उसकी जो अगर प्रोग्रेसिव डिजीज है तो उसको रोकने की, उसकी प्रोग्रेस को, उसको क्योर करने की, ये बहुत अच्छा एक टूल्स होता है। फिर बंद एंड मुद्रास। तो बंद और मुद्रा जो होते हैं ये एनर्जी को लॉक करने के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो पेशेंट हो सकता है फिजिकली बहुत एक्टिव ना हो, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जिससे वो फिजिकल बहुत एक्टिविटी नहीं कर पा रहा हो, तब हमारे पास जो टूल्स बचते हैं वो प्रत्याहार, मेडिटेशन, बंद, मुद्रा, ये सारे बचते हैं। तो चूंकि बंद जो होते हैं वो बॉडी लॉक्स होता है, एनर्जी लॉक्स, और इसमें जब हम किसी हिस्से की एनर्जी को रोक देते हैं तो पर्टिकुलर उस रीजन की एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। और आपको मालूम है कि हमारी पूरी बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स हैं या जितनी भी एक्टिविटीज हैं या उसका हेल्दी रहना है, सारा कुछ डिपेंड किस पे करता है? एनर्जी पे। और वहीं जब हम मुद्रा करते हैं तो मुद्रा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक एक्यूप्रेशर जैसा है। आप लोग ने देखा होगा कि वो मानते हैं कि आपकी हथेली में और आपके पैर के जो पंजे हैं उनमें सारे स्विचेस हैं, सारे आपके इंटरनल ऑर्गन के, जिसको वो पॉइंट बोलते हैं। और वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर फैन लगा हुआ है, तो वो फैन अपनी जगह चल रहा है लेकिन उसका स्विच यहाँ मेरे हाथ में है कि मैं उसको ऑन करूं कि ऑफ करूं या उसको किस स्पीड से करूं। अगर ऑन करूं तो उसकी स्पीड क्या। तो जब हम कोई भी मुद्रा बनाते हैं तो वो कोई ना कोई पॉइंट को इफेक्ट करती है और उस पॉइंट को स्टिमुलेट करके जो हमारा वो पर्टिकुलर इंटरनल ऑर्गन होता है उसे हेल्दी बनाती है। तो इस तरह से ये बंद और मुद्रा काम करते हैं। इनको जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, योगिक एनाटॉमी, उनमें डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, कई बार ऐसे भी पेशेंट हो सकते हैं कि जो आपको बिल्कुल बेड पर मिले, कि जो कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए दी बेस्ट होती है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। बाकी के लिए तो है ही, क्योंकि माइंड रिलैक्स हुआ तो बॉडी रिलैक्स होगी ही, लेकिन ऐसे पेशेंट्स के लिए सिर्फ हमारे पास रिलैक्सेशन टेक्निक्स मिलती हैं। तो ये बहुत सारी हैं टेक्निक्स, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट के अपने अपने स्कूल्स की अलग अलग टेक्निक हैं। तो आपको उस समय ये ढूंढना पड़ेगा उस पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या और उस पर हम कौन सी टेक्निक इम्प्लीमेंट करें जिससे वो पूरी तरह से उसका माइंड और बॉडी रिलैक्स हो जाए। फिर योगिक डाइट और लाइफ स्टाइल, आपको थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको डाइट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है और आपको अपने पेशेंट को थोड़ा सा डाइट के बारे में बताना भी पड़ेगा कि उसको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, किस तरह से वो चीजों को अवॉइड करना चाहिए कि अगर ये पर्टिकुलर बीमारी जैसे डायबिटिक है तो शुगर ना लें। तो इस तरह की जो एक कॉमन होती है वो चीज आपको बतानी पड़ेगी। अब लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि इसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, वो कितने बजे उठते हैं, वो कितने बजे सोते हैं, वो कब खाना खाते हैं। क्योंकि डाइट का यदि हम देखें तो आप मालूम पड़ा पूरा सही खाना खाते हैं लेकिन सही समय पे नहीं खाते, क्योंकि खाने को सही क्वांटिटी में, सही खाना सही समय पे खाएं तभी वो हेल्दी होता है। अदरवाइज कई बार हेल्दी फूड भी जो होता है वो हानिकारक हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर थॉट प्रोसेस, कि उसकी सोच कैसी है, वो क्या सोचता है, किस तरह से वो रिएक्शंस देता है। क्योंकि इस चीज को आप बहुत पॉजिटिवली लें कि अगर आप किसी व्यक्ति के पास एक जार है और उसमें उसके पास कॉफी है तो उससे आप चाय जीवन भर भी मांगते रहें तो नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके पास कॉफी है, वो कॉफी ही दे पाएगा। और ये सबसे अच्छा समझने का तरीका क्या होता है कि जब आप उससे बातचीत करते हैं तब आप उसको एनालिसिस करते हैं कि उस व्यक्ति के पास क्या है। क्योंकि आप देखिए, एक व्यक्ति होता है कि जो बहुत
कोई भी चीज उसके सामने लाओ उसमें से वो कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ लेगा, और एक होता है उसके सामने कितना पॉजिटिव भी लाओ तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट ही देखेगा। तो जब आप बातचीत उससे करते हैं, ओपिनियन पूछते हैं बार बार, तो आप ये खुद आप इस सक्षम हो जाते हैं कि आप समझ सकें कि उसकी मानसिकता क्या है, वो किन्हीं चीजों को लेके क्या सोच रहा है। ठीक है, तो ये थॉट प्रोसेस आपको उसकी क्या है ये देखनी पड़ेगी, और उस हिसाब से उसके आगे का जो गाइडलाइन है वो आपको डिसाइड करनी है। फिर होते हैं पंच तत्व और पंच महाभूत, इनको हम एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आयुर्वेद योग सभी में ये बोला जाता है कि यदि बॉडी के पंच महाभूत या पंच तत्व बैलेंस नहीं है तो उसे कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। और ज्यादातर ये पंच तत्व किससे कोरिलेट करते हैं? वात, पित्त और कफ। और इन पंच तत्वों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? इनके बैलेंस करने का सबसे अच्छा टूल्स होता है मुद्रा। मुद्राओं से ये जो पंच तत्व होते हैं ये बहुत जल्दी बैलेंस होते हैं और एक बहुत बेटर रिजल्ट देते हैं। पंच प्राण, पंच प्राण आप सभी को मालूम है कि बॉडी में 5 प्राण मेन होते हैं और 5 जो होते हैं वो उप प्राण होते हैं। सबके अपने अपने काम होते हैं, और उसमें भी आप देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए उस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है ना, तो इसका मतलब क्या है कि उसके जो अपान प्राण हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। या मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, डिलीवरी रूम में है और बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, तो मतलब उसका अपान प्राण वीक है। तो ये प्राण पे इस तरह से हम काम करते हैं। इसमें भी मुद्रा और कुछ पर्टिकुलर आसन होते हैं, वो दोनों चीजें इसमें यूज होती हैं। पंचकोश, पंचकोश के बारे में शायद आप लोग ने भी कम पढ़ा होगा, लेकिन ह्यूमन बॉडी में 5 कोश होते हैं जो एक के अंदर एक होते हैं। और वो पंचकोश क्या क्या है? अन्नमय कोश जो हमारी सबसे ऊपरी लेयर है, जिसको हम टच कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, वो सबसे ऊपरी लेयर अन्नमय कोश। फिर उसके अंदर मतलब आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हम मार्केट से कोई एक 5 बॉक्सेस का सेट लेके आते हैं ना, कि एक बड़ा, फिर उसके अंदर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उनका शेप सेम रहता है, बस क्या होता है साइज जो है वो थोड़ा छोटा होता जाता है। तो ऐसे ही ये कोशिश होते हैं जो एक कोश के अंदर दूसरा कोश होता है। तो ये जो कोश है इस पे लेके अभी जो अपन एस व्यासा बेंगलोर की बात कर रहे थे, यहाँ पर आप शायद बिलीव ना करें, यहाँ पर जितने भी रिसर्चर हैं वो मतलब मैक्सिमम एमडी डॉक्टर हैं, और अभी वो पंच कोश पर बहुत अधिक काम कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर हमारा ये अन्नमय कोश, क्योंकि उनका डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम एलोपैथी जो ट्रीटमेंट करते हैं वो अन्नमय कोश में करते हैं। अब वो इसके और अंदर जाना चाह रहे हैं, तो इसके और अंदर गए तो फिर अन्नमय कोश के अंदर क्या आ जाएगा? प्राणमय कोश। प्राणमय कोश वो कोश है जहां पर सारे एनर्जी लेवल रहते हैं। एनर्जी का कम ज्यादा या जितने भी एनर्जी लेवल्स होते हैं वो सारे प्राणमय कोश में होते हैं। फिर उसके अंदर यदि हम जाते हैं तो मनोमय कोश, जहां मन रहता है। तो जितने भी हम ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के अभी जो हम शुरू में बात कर रहे थे, वो सारे कहाँ रहते हैं? मनोमय कोश। उसको रिपेयर करके ही हम ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को रिपेयर कर सकते हैं। फिर उसके अंदर जो आता है वो क्या आता है? विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश क्या है? जहां पर व्यक्ति की इंटेलिजेंस, बुद्धि रहती है। बुद्धि मतलब जो हम साधारण पढ़ रहे ये नहीं, एक जो स्पिरिचुअल ज्ञान होता है जो वो बहुत अपने साथ लेके आता है, उसके कई जन्मों का सहेजा हुआ ज्ञान होता है, वो सारी चीजें विज्ञानमय कोश में। और सबसे अंत में होता है आनंदमय कोश। तो जैसे कि आनंदमय कोश है, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ सिर्फ आनंद रहता है, और यहाँ ऐसा माना जाता है कि आत्मा का निवास जो है वो आनंदमय कोश में होता है। तो इस तरह से ये पंच कोशों पर काम करके कर सकते हैं। फिर इसके बाद में त्रिशरीर, जो 3 शरीर माने जाते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीनों शरीरों पर काम करके हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पंच महाभूत हम ले चुके हैं। षट चक्र,
छठ चक्र के बारे में सभी ने सुना होगा कि ह्यूमन बॉडी में 7 चक्र होते हैं और ये छठ चक्र के नाम से जाने जाते हैं। तो जैसे यदि सपोज उसके डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव या एक्सक्रीटरी सिस्टम में उसके प्रॉब्लम है तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र पे हम बात करेंगे, काम करेंगे। यदि मान लीजिए हार्ट से रिलेटेड यानी रेस्पिरेटरी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या हार्ट से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली हम अनाहत चक्र पर करेंगे। गले से रिलेटेड है जैसे थायराइड तो हम विशुद्धि चक्र पर जाएंगे। और आज्ञा चक्र जो होता है वो ओवरऑल इन 5 चक्रों को बैलेंस करता है। ठीक है, और इसका मालूम है आपको बीज मंत्र क्या है आज्ञा चक्र का? ओम। ओम, है ना। तो आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी कि जो नीचे के 5 चक्र होते हैं उनके भी अपने बीज मंत्र होते हैं, है ना। जैसे मूलाधार का लम, स्वादिष्ठान का वम। तो ये जो 5 बीज मंत्र होते हैं इनकी फ्रिक्वेंसी को यदि आप टोटल करें, क्योंकि जब इनके बीज मंत्र बोलेंगे तो फ्रिक्वेंसी भी आएगी ना, वो फ्रिक्वेंसी ओम के इक्वल होती है। ठीक है, तो जब ओम चेंट करके आज्ञा चक्र चूंकि किससे जुड़ता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड सभी की पड़ी हुई है और ये क्या है, मास्टर ग्लैंड है। तो मास्टर ग्लैंड होने के कारण ये नीचे के जितने भी चक्रास होते हैं या जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उनके हार्मोन सिक्रेशन को बैलेंस करती है या कंट्रोल करती है। तो इस तरह से ये जो छठ चक्र है वो सारे के सारे ट्रीटमेंट के समय काम में आते हैं। तो ये सारे चक्रास हो गए और जितने भी टूल्स थे ये हो गए। तो आज आपको थोड़ा सा एक आउटलाइन समझ में आ गई होगी कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरह से। और ये जो थेरेपी करते हैं तो इसमें जब हम ये पंचकोश और सारी चीजों पे थेरेपी करते हैं ना तो उसका एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जैसे आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, है ना, तो उन पे बहुत अच्छा होता है। मतलब कई बार ना हमको बहुत अच्छा फील होता है कि जैसे मेरी एक क्लाइंट थी रिटायर्ड, वो चीफ मैनेजर थी बीएसएनएल से। तो एक दिन अचानक मैं पहुंची तो उनने मुझे गले लगा लिया। तो हमने कहा भाई क्या हो गया है आज ऐसा। हम जब काफी समय जाते हैं ना तो हमारा थोड़ा से रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो बोले आज मैंने 15 साल बाद आटा भिगोया है, क्योंकि वो आर्थराइटिस के कारण वो जो आटा भिगोते ना वो प्रोसेस नहीं कर पाती थी। तो मेरी बोले बंगाली थी तो उनके यहाँ दुर्गा पूजा वगैरह में वो सब बनते हैं ना जो देवी जी को चढ़ाते हैं। तो मेरे आज बहुत लंबे समय की ये जो कामना थी कि मैं अपने हाथ से बना के वो चढ़ाऊं वो पूरी हो गई। तो जब कोई हमको ऐसा रिप्लाई करता है तो हम अंदर से खुशी से भर जाते हैं और वो चीज जो होती है वो आपको एनर्जाइज कर देती है। मतलब उनका तो फायदा हुआ लेकिन उससे आपको ज्यादा फायदा होता है कि आप और सोचते हैं अच्छा तो अब और कैसा करें कि और अच्छा बेनिफिट हो और क्या क्या कर सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा पल होता है। तो इस टाइप के जो चैलेंजेस आते हैं लाइफ में वो लेना चाहिए। जैसे मेरे पास नी प्रॉब्लम के बहुत होते हैं तो वो भी हमारे यहाँ मानपुर वही काफी बड़ा कॉलेज है गर्ल्स का, तो उसकी प्रिंसिपल के बेटे की शादी थी। तो वो बोली नहीं मुझे तो हील्स पहनना है साड़ी के साथ। अब उनके नी की प्रॉब्लम ये थी, वो अभी लगभग 8 साल से मेरे साथ कर रही हैं एक्सरसाइज। और जो फर्स्ट टाइम मिली थी तो उनके दोनों नी ऐसे स्वेल हो गए थे एकदम और वो स्वेलिंग के कारण उनका चलना उठना बैठना सभी मुश्किल हो रहा था। तो अब इसमें यहाँ पर आप लोग ये मत कैलकुलेट करिएगा कि मैं अपनी प्रशंसा कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, है ना। तो वो जैसे ही वो मिली तो बोले क्या कर रहे थे। उनका सबसे पहले आप फिजियोथेरेपी में जाइए। तो उनको 2 महीने मैंने फिजियोथेरेपी करवाई सेंटर से, फिर उनको योग पर लेकर आए। तो जब बाद में थोड़े फ्री हो जाते ना तो
उन्होंने मुझे बोला, मुझे सबसे अच्छा ये पॉइंट लगा, बोले मैं जितने भी योग के लोगों से मिली थी सब बोले हाँ योग से ठीक हो जाएगा, हम कल से कराना शुरू कर दें। बोले आप पहले ऐसे मिले थे कि जिसने बोला कि नहीं आप फिजियोथेरेपी जाइए पहले। तो कई बार हमको हमारे लिमिटेशंस मालूम रहते हैं, तो बैक हो जाना भी कोई बुरी बात नहीं है। तो इस फील्ड में हमको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले तो क्लाइंट पे ट्रस्ट करना, क्योंकि वो इतना नेट से एजुकेशन ले चुका होता है ना अपनी बीमारी के बारे में। दूसरा क्या होता है कि क्लाइंट को जो डॉक्टर बोल देता है वो उससे टस से मस नहीं होना चाहता, जिससे जिनको नी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर मना कर देते हैं कि नीचे नहीं बैठना, तो आप उनको कितना भी समझाइए वो नीचे नहीं बैठेंगे, तो आप उनको मत समझाइए, आप खुद बोलिए नहीं नहीं आप पलंग पे बैठ के करिए ना। 100% वो 2-3 महीने करेंगे, इसके बाद बोलेंगे अरे मैं बैठ सकती हूँ नीचे, मैं बैठ जाती हूँ। तो क्या सडनली उनको मत मोड़िए। तो वो जो कह रहे हैं उस पर हम अपना ट्रस्ट दिखाएं कि हाँ ठीक है आपके डॉक्टर ने ये बोला बिल्कुल ठीक है। तो एक दिन ऐसी सिचुएशन आएगी कि फिर आप प्रायोरिटी पे हो जाओगे कि नहीं आपने ये बोला कि नहीं बोला, है ना। अब जैसे मेरे पेशेंट रहते हैं तो मैं चूंकि हायर चार्ज करती हूँ, तो कई लोग बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं, अब सभी तरह के सलाह देने वाले होते हैं ना, तो अरे इतना देते हैं आप, तो आजकल तो इतने कम में भी मिल जाते हैं या कुछ भी। तो वो ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए, मतलब आपको अपनी मार्केट में प्राइस बढ़ानी है तो आपको उतना नॉलेज होना चाहिए। तो अब यदि कोई उनसे बोलता भी नहीं, इवन फिजियोथेरेपिस्ट कभी बोलता है कि ये करना, तो वो पहले मेरे से पूछते हैं कि ये करें कि नहीं करें। और वो चीजें कैसे आएंगी, सिर्फ आपके एक्सपीरियंस से। अब इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो आपका क्लाइंट ही हो। जैसे सपोज आपके आसपास आपकी फैमिली में आपके अड़ोस पड़ोस में आपके फ्रेंड में कोई है जिसको डायबिटीज है, तो आप डायबिटीज पे पढ़ना शुरू कर दीजिए और उसको ऑब्जर्व करिए, क्योंकि देखिए सिम्टम किसी भी चीज के आपको नेट पर मिल जाएंगे, कोई भी बीमारी के, लेकिन वो आपको तब तक याद नहीं रहेंगे जब तक आप एक प्रैक्टिकली उसको अनुभव न कर लें। तो यदि आपको अपने माइंड में वो सेट करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी कि हाँ ये पढ़ा था ये इसको होता है, तो वो चीज फिर आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो आपके आसपास जो लोग हैं उनको देखिए, उनसे देखिए कि उसकी बॉडी में वो चेंज होते हैं क्या, उसके जैसे थायराइड का पेशेंट उसके बिहेवियर में भी चेंज होता है, वो बहुत इरिटेट होने लगता है, चिड़चिड़े बोलते हैं ना जिसको, वैसे होने लगता है अगर उसके डोजेस वगैरह प्रॉपर नहीं रहते हैं। तो वो सारी चीजें आपको बार बार करनी पड़ेंगी। बॉडी मिसअलाइनमेंट के पेशेंट, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है आप जहां भी वेट कर रहे हैं, मान लीजिए आप मूवी गए हैं, अभी 15 मिनट वेट करना है, 15 मिनट सोफे पे बैठिए और आपके पास जो भी क्राउड है उसको ऑब्जर्व करिए, कौन कैसा चल रहा है, कौन कैसा उठ रहा है, अगर ये ऐसा चल रहा तो इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो भले ही आप उससे नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपकी जो डायग्नोसिस करने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। और बार बार ये चीजें याद करने से आपको वो टर्म्स कंडीशन अपने दिमाग में आपके सेट हो जाएंगे। क्योंकि जैसे हमने बोला ना कि वो पेशेंट सबसे आखिरी में योग के ही पास आता है, तो जब वो योग के पास आता है ना तो फिर वो आपसे बात भी करेगा ना, तो वो टर्मिनोलॉजी में बात करेगा, वो ऐसे नहीं बात करेगा कि भाई मुझे तो शुगर की बीमारी हो गई है, ठीक है ना। तो अगर आप उस टर्म को कैच नहीं कर पाए तो वहीं पर आपका लैक ऑफ नॉलेज शो हो जाएगा। या टेस्ट सपोज कि उसने कौन से टेस्ट कराए और आप नहीं ये कर पाए कि भाई ये कौन सा टेस्ट है। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि कोई भी पेशेंट डायरेक्ट आपके पास नहीं आता, या तो वो फोन से कांटेक्ट करेगा, ऐसा तो होता नहीं कि डायरेक्ट आपके सामने खड़ा हो गया या आप उसके सामने। तो जब फोन आए क्लाइंट का तभी आप पूछिए कि आप क्यों योग करना चाह रहे हैं, तो 100% वो अपनी चीजें बताएगा। मान लीजिए उसको थायराइड है तो बोलेगा भाई मैं थायराइड के लिए करना चाह रहा हूँ, ये अपने मोटापे को कम करना चाह रहा हूँ, जो भी वो बताए। तो पहले उसकी स्टडी कीजिए फिर उससे मिलिए,
है ना। हमेशा उससे बोलिए ठीक है कल हम मिलते हैं। आपके पास 24 घंटे हो गए, आप उसमें आजकल क्योंकि नेट पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, हर बीमारी में उसके क्या टेस्ट होते हैं, उसके क्या सिम्टम होते हैं, सब कुछ उसमें क्या क्योर करना चाहिए, उसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि यदि आप ऐसे पढ़ना चाहेंगे तो एक तो याद करना संभव नहीं है क्योंकि हजारों में बीमारियां हैं, लेकिन इसमें आपका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और जो नॉलेज आप प्रैक्टिकली कर लेते हैं वो आपको याद नहीं करना पड़ता, वो आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका इसका यही रहता है। ठीक है, चलिए अभी कोई आप लोग के क्वेश्चन हो या कोई कुछ बोलना चाहे। एक चीज और आप लोग से पूछनी थी कि आप लोग के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब आपकी सोच क्या है। ये तो मैंने अपनी सारी बता दी है ना। मैम यही कि जैसे कोई भी पेशेंट आता है हमारे पास में, तो लाइक ऐसे आपने तो सब टूल्स बता दिए हैं कि हमारे को ये टूल्स यूज करने हैं और उस तरह से उनका ट्रीटमेंट हमें प्रोसीड करना है। तो लाइक हम उनको इन टूल्स को भी डिटेल में कैसे पता चल पाए कि हमें इनके लिए ये कौन अभी कौन सब से। इसमें आएगा ना, ये तो आज एक इंट्रोडक्शन है। ओके ये अभी जो क्लास है ये 3 महीने चलने वाली है, तो इसमें ये सारी एक एक चीज का डिटेल आएगा। आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हमने दिया है। अब जैसे सपोज आसन ही लेते हैं, है ना। आपने ये तो पकड़ लिया कि चलिए इसकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, इसको आसन कराना। अब कौन सी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कौन सा आसन कराना है, कितनी क्वांटिटी में कराना है, डायनेमिक कराना है कि स्टिल कराना है, कैसे कराना है, फिर उस मसल्स की स्ट्रेंथ क्या है। अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो पहले ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट उस पर लाद दोगे तो वो पुल हो जाएगी। तो ये बहुत डिटेल की चीजें होती हैं। तो ये तो आज पूरे उसको मैंने समराइज किया है कि योग थेरेपी क्या होती है और कैसे उसको हम करते हैं, क्योंकि लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे थे, तो इसलिए पूरे जो कोर्स को एक समराइज किया। चेलना जी आप बोले कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक्सपेक्टेशन तो मैम जब आप हैं होती है और बहुत पॉजिटिव भी है कि भाई आप जब है तो हमें हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। और मैम ऐसा भी हुआ आपके साथ जो मतलब कि आजकल तो घुटनों वाला तो इतना प्रॉब्लम सीधा मतलब कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है कि मतलब कि भाई ऑपरेशन के बिना कोई उपाय ही नहीं है। मतलब हाँ, मतलब 50s में 40s में भी सुन रहे हैं आजकल, ऐसा भी हो रहा है कि पास ऐसा कोई पेशेंट आया जो बोला कि डॉक्टर सब कुछ करवा लिया उसने और डॉक्टर बोला अब ऑपरेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो उसको आप ठीक कर पाए, ऐसा भी हुआ है। ये जो अभी मैंने केस बताया था ना, ये मुझे 8 साल करीब पहले मिले थे और जो उनके नी एकदम स्वेल थे और डॉक्टर ने लास्ट ओपिनियन ये दिए थे कि अब आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी यदि आपको ठीक से चलना है। और अब आज वो 65 के होके रिटायर हो चुके हैं और नीचे भी बैठते हैं, चलते फिरते भी। हाँ, प्रिकॉशन बहुत जरूरी है ना, प्रिकॉशन रखते हैं, लेकिन अभी तक उनकी सर्जरी नहीं हुई है। हाँ मैम, मेरे साथ भी हुआ। अभी मैं अध्यारोप लेती हूँ तो एक आंटी आती है 60+ या 65+ होंगी, उनके भी घुटनों में बहुत ज्यादा, मैं उनको 6 महीने से करा रही हूँ। अभी में ये हो गया, पहले वो चेयर में बैठती थी, अब वो जमीन पर बैठने। मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि आप जमीन में बैठो, जो जहाँ कंफर्टेबल हो आप वैसे बैठो। तो आज वो जमीन पे खुद बैठने लगी है, वो खुद बोलती है। अब उन्होंने पूरा 1 साल का ले लिया। वही मैं बोल रही ना, ये इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिक होते हैं। इसके लिए मतलब ये सिर्फ नी नहीं, ये बाकी भी जो जॉइंट्स के होते हैं, जब आप बॉडी अलाइनमेंट पढ़ेंगे है ना, तो उसके लिए पूरा पॉइज योग डिजाइन किया है हमने, तो वो पूरा आप पढ़ेंगे तो उस समय मैम आप जैसे समझ पाएंगे। एक और क्वेश्चन था, जैसे किसी की किडनी में सिस्ट है तो उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं? उनको डॉक्टर ने बिल्कुल पेट के बल भी सब कुछ भी नहीं करने को बोला है, हाँ, तो लेकिन वो है डोसेस तो योग बस्ट हो क्लास में, तो
तो उनको कैसा क्या सजेस्ट कर सकते हैं? वो रोज क्लास में आती है, यही क्वेश्चन पूछती है कि मैं कैसे क्या करूं। तो देखिए मैं उनके उनको लिए ज्वाइंट एक्सरसाइज सारी कराइए, बैठा के या चेयर पे बैठा के, जैसे भी वो करना चाहें, बेड पे, चेयर पे, नीचे, जो भी करना चाहें, ठीक है ना। प्लस उसके बाद योग निद्रा, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन और मुद्राएं कुछ। पंच मुद्रा करा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करा सकते हैं। अगर आप उनको सामने झुकाएंगे तो वो दिक्कत हो नहीं जाएगी। नहीं, झुकने के लिए तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि आप साधु मुद्रा मत लगाइएगा। हाँ, बाकी अगर वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जब आप नाद करते हैं ना, तो आपकी नाभि तेजी से पीछे जाती है और एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। वो उस वाइब्रेशन को सहन कर पा रही कि नहीं, पता नहीं ना, कि तो उनकी मैम चेस्ट इसमें कितनी मानसिक बड़ी। नाद भी तो कर सकते हैं ना? हाँ, मानसिक यदि कर सकते हैं, मनी लेकिन ना होता क्या है चेलना जी, व्यक्ति ना जब बहुत फ्रस्ट्रेट होता है ना अपनी बीमारी उससे, तो वो मानसिक नाद कर नहीं पाता है। समस्या ये होती है। जैसे आप उसको मैं करने बोलोगे ना, तो वो नाद छोड़ के सारे दुनिया भर की चीजें सोचता रहेगा। मैम ये एक दिक्कत आंटी एक दीदी है, अनीता दीदी, वो बहुत ज्यादा मतलब उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। क्या मैं उनको आपके नंबर देके आप उनको कुछ करवा सकती हो क्या? वो आधे आराम करा उन्होंने, लेकिन क्या मैं भी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि उन्हें अच्छे से, वो बहुत ज्यादा 10-15 साल से प्रॉब्लम से हैं। तो क्या मैं दे उनको आपका दीजिएगा आप कॉन्टेक्ट नंबर नंबर, दे सकती हैं? दे दीजिएगा नंबर, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। ठीक है, उनकी कंडीशन देख लूंगी। आर्थराइटिस का एक्चुअली प्रोग्रेसिव डिजीज है। प्रोग्रेसिव डिजीज का मतलब ये होता है कि जो डिजीज बढ़ती जाती है, वापस नहीं आती। जैसे फीवर होता ना, बढ़ा फिर वापस आ गया। लेकिन जो प्रोग्रेसिव होती है उसको हम क्योर कर सकते हैं, एक जगह रोक सकते हैं, लेकिन वो रिटर्न नहीं होती। कि मतलब जैसे एक नी का ही प्रॉब्लम ले, नी जो है वो प्रोग्रेसिव डिजीज है, आर्थराइटिस ही होता है मोस्टली। तो उसमें क्या दिक्कत होती है कि वो जिस भी स्थिति में उनके अब बोन है, हम वहां तक रोक सकते हैं कि वो उससे आगे ना बढ़े, उनकी जो प्रोग्रेसिंग स्पीड है वो कम हो जाए। तो जैसे मान लीजिए सपोज किसी व्यक्ति का नी 15 साल में खराब होने वाला है, तो वो 25 और 30 साल चल जाएगा। लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि उसको हम वापस हेल्दी नी बना दें। तो प्रोग्रेसिव डिजीज जो होती है उनका अपना ये बाउंडेशन हो जाता है कि उनको हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन वापस हेल्दी पोजीशन में नहीं ला सकते। मैम उनको ना इतना ज्यादा दर्द होता है कि उनको स्टेरॉइड लेना पड़ता है, मतलब इंजेक्ट करवाना पड़ता है। और आप जाके अभी तक नंबर उनकी, दे हाँ दीजिएगा, एक बार बात करके देखते हैं कि रिपोर्ट्स देखते हैं कि क्या है ना, क्योंकि बिना थैंक यू। रिपोर्ट देखे तो कुछ भी बता पाना मुश्किल होता है। ठीक है, और किसी का है क्या कोई क्वेश्चन? मैम आपके साथ जुड़ने के बाद एक्सपेक्टेशन तो बढ़ी गई है हमारी कि हम भी बहुत कुछ सीख पाएंगे। नहीं, बिल्कुल 100% आप सीख पाओगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक्सपीरियंस और मेहनत जो होती है ना, बस वही दो काम होते हैं। और वो करने में आप लोग पीछे नहीं हटते, इतना तो मुझे 1 साल में पता चल गया है सभी का। मैम एमए में तो भी लगा इसलिए था कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एंड तक आते आते हमें ऐसा लगा कि नहीं, इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि आप साथ थे, आपने इस तरह से समझाया कि वो भी इतना मुश्किल नहीं लगा। एक्चुअली क्या, एक उम्र के बाद ना किसी चीज को हम लर्न नहीं कर पाते, लेकिन अगर बार बार उसको सुने तो वो ऑटोमेटिक हमारे माइंड में सेट हो जाती है, और फिर हमें भी नहीं मालूम रहता कि जब उसकी जरूरत होती है तो वो कहाँ से सामने आ जाती जैसे आप बार बार कहते हो कि ऑब्जर्व करो लोगों को, तो मैं भी आजकल पार्क में जाती हूँ, तो जब लोग चल रहे होते हैं तो मेरा ऑटोमेटिक उस पर है। निगाह बिल्कुल, चली जाती है हाँ कि बिल्कुल लोगों की बिल्कुल। चाल कैसी है। तो ये मैंने चीज मेरे साथ में भी होती है। ये चीज अब मैं नोट भी ना सबको ऐसे नोटिस करती हूँ इनका अलाइनमेंट कैसा है। पहले नहीं, नोटिस वो ना नहीं बहुत होती थी, अच्छा वो होता था। अब नोटिस होती है ये चीज। और अच्छा, देखा ये कि सब सभी करने, लोगों की ज्यादातर चाल इतनी फर्क है, तो उनको देख के फिर अपना भी ध्यान जाता है कि हम भी तो कहीं खुद कुछ की गलत चाल। नहीं चलते हैं। अब अभी इससे एक और बेनिफिट होता है, जो लोग बोलते हैं ना कि आधे घंटे इंतजार करना पड़ा, हम तो बोर हो गए, तब मेरे उसके ना बोर वाला शब्द डिक्शनरी से हट गया है। मैम पहले मैं भी ईयरफोन लगा के जाती थी पार्क में, अब मैंने वो हटा दिए और मैं भी वही देखती हूँ कौन कैसे चल रहा है, कौन कैसे बैठ रहा है। देखिए, ये जो वॉक होती ना, मॉर्निंग वॉक, इसका सबसे गलत पैटर्न है एयरफोन लगा के करना। क्योंकि वो आप वॉक जो है वो आपको हेल्दी क्यों करती है मालूम है?
क्योंकि आप अपने आप को पंच तत्वों से जोड़ते हैं कि सुबह की जो एक नरम धूप आ रही है वो भी आपके ऊपर पड़ रही, तो अग्नि तत्व बैलेंस हो रहा है ना। और पहले तो बोलते थे कि नंगे पैर आप पार्क में घूमो, तो वो जो मिट्टी आपके पैर में लग रही है उससे आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस हो रहा है। हवा जो आ रही है वो वायु तत्व, फिर आप जो ऐसे सुनते ना जैसे पत्तों की सरसराहट है या चिड़ियों की चहचहाहट है, या मान लीजिए आपके आंखों से आप वो ग्रीन पेड़ वगैरह को देख रहे हैं, तो उन सब से आपके सेंस ऑर्गन भी डेवलप होते हैं। तो अगर हेडफोन लगाकर कोई करता है तो वो एक बहुत गलत प्रोसीजर है, वो नहीं करना और चाहिए क्योंकि अगर खुद उससे को चेंज लगा, जब आपने बोला मैंने हटाने शुरू करे, तो वाकई में ही जैसे आप कह रहे हो चिड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी, नहीं तो ध्यान भी नहीं जाता था, ध्यान भी नहीं जाता। आसपास लोगों की तरफ भी ध्यान जाने लगा, पेड़ों की तरफ, कौन कौन से पेड़ वहां लगे हुए हैं, नहीं तो आंख बंद करके बस वॉक करके आ जाते वॉक करके निकल गए। और अगर आप थोड़ा और सेंसिटिव होके करेंगे तो आपको उन पेड़ों की एनर्जी भी फील होगी, जहां से भी आप निकलेंगे ना तो वो भी आप फील कर पाएंगे, क्योंकि अपने आप को जितना सेंसिटिव बनाते जाएंगे उतना आपको एनर्जी के लेवल फील होगा। इवन फिर आप जैसे खाली मंदिर, भरे मंदिर का तो मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन अगर खाली मंदिर में आप जाएंगे ना तो आपको वहां की एनर्जी भी फील होगी। अगर बहुत हाई एनर्जी है तो मालूम पड़ेगा आपको गूज बम्स होने लगे, या एक एक एहसास होने लगता है। या किसी के घर गए तो आपको बहुत जल्दी एहसास होगा कि ये पॉजिटिव एनर्जी है इस घर में कि नेगेटिव एनर्जी है। वो सारी चीजें आपको बहुत जल्दी फील होंगी। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मालूम कहाँ होता है, एनर्जी जब आपको फील होने लगती है, आप कोई भी मंत्र का जाप करते हैं ना, या जिसको मंत्र हीलिंग करते हैं कहते हैं हम, वो आप पर बहुत अधिक इफेक्टिव होगा। जैसे हम कोई भी मंत्र को चैंट करके हीलिंग कराते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसके सबकॉन्शियस को तैयार करते हैं कि वो एनर्जी एक्सेप्ट कर पाए। ये ना एक बहुत बड़ा साइंस है। क्या होता है कि जैसे हम ऐसे ही आपको बिठा दें और बोले आप मेडिटेशन करो या हम कोई मंत्र चैंटिंग करवा रहे हैं उससे हील अप करो, तो आपका कॉन्शियस माइंड ना, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति बीमार है, हार्ट की प्रॉब्लम है उसको, वो आया मेरे पास कि भाई हार्ट की प्रॉब्लम वाले को क्या आसन करा नहीं सकते हैं, मंत्र चैंट कराएंगे। और हमारे पास जैन में तो ऐसे बहुत से मंत्र होते हैं जिनसे एकदम बेस्ट हीलिंग होती है। ठीक है, अब हम उसको ऐसे ही बिठा दें कि आप बैठो और मंत्र चैंट करो, असर होगा लेकिन बहुत स्लो होगा। और वही अगर आप, क्यों होगा, क्योंकि जब वो मंत्र चैंट तो करेगा क्योंकि आपने बोला है, लेकिन उसका कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अरे कुछ नहीं होता इससे, ये तो डॉक्टर ने इतनी इतनी सारी चीजें बोली, क्या ही होगा, इतने बड़े सर्जन से कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ। लेकिन जब हम कुछ टेक्निक्स के द्वारा आपके कॉन्शियस माइंड को ब्लॉक कर देंगे, पैसिव मोड में डाल देंगे, तब क्या होगा कि वो चैंटिंग डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जाएगी। और सबकॉन्शियस चूंकि लॉजिकल नहीं होता, उसको तो बस हमने बोला और वो काम में लग जाता है कि जो हुक्म मेरे आका। तो वो जो मंत्र चैंटिंग हम करा रहे हैं, वो इफेक्ट जो मान लीजिए 1 महीने में होगा, वो 2 दिन में हो जाएगा, इतना फर्क आता है। मैम एक चीज और पूछनी थी, जैसे मैंने नोटिस किया कि एक लेडी बात में चल रही थी और उनका पैर इस तरह से था और उनकी चप्पल भी एक साइड से घिस गई थी आधी, तो वो चीज भी ठीक हो सकती है? वो नॉकिंग नहीं है, वो भी हो जाती है ठीक, नॉकिंग नहीं भी। जब आप ये मैम अभी जो वॉइस योगा पूरा पढ़ेंगे ना, तब आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी हाँ, बोलिए। मैम जो ये मंत्र चैंटिंग वाला प्रोग्राम आप बोल रहे हैं, ये भी हमारे प्रोग्राम में इंक्लूडेड है? नहीं, एक्चुअली इसका टाइम थोड़ा कम है तो इसको तो अभी हमने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग, प्राणायाम का अलग से कभी देखेंगे तो करेंगे, क्योंकि ये बहुत वास्ट है ना योग थेरेपी, आपने इससे ही समझ लिया होगा। तो हाँ, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जरूर बताएंगे, बहुत हाँ जी। डिटेलिंग, लेकिन थोड़ा तो जरूर बताएंगे इसको। ओके मैम, थैंक यू। मैम हम इस कोर्स से जैसे आपने बताया कि रिपोर्ट्स पढ़नी आनी चाहिए, तो हम ये सीख पाएंगे? बिल्कुल सीख पाएंगे। देखिए कॉमन चीजें तो हम अभी जैसे मैं थायराइड का बोलूँ तो सब बोल देंगे कि हाँ T3 T4 THS टेस्ट करते हैं,
है ना। मोस्टली कोई भी रिपोर्ट लाता है ना तो उसकी रिपोर्ट में एक जो स्टैंडर्ड स्केल होता है वो नोट रहता है, आपने भी देखा होगा, है ना। और दूसरा क्या होता है कि यदि मान लीजिए वो बैलेंस नहीं है तो वो नंबर्स बोल्ड लेटर में लिखे होते हैं। ये सभी लोगों ने फील किया होगा, है ना। तो हमें सिर्फ उतने पे ध्यान देना जरूरी है। और आजकल सबसे अच्छा तरीका नेट, इसीलिए हमने बोला कि यदि कोई बोलती है मैं थायराइड के कारण करना चाह रही हूँ तो आप पहले से पूरी स्टडी करके जाइए। तो जब आप बार बार करेंगे ना, जैसे आपने 10 लोगों से मिले, 10 डिजीज की आपने स्टडी की, तो आपके पास 10 का तो नॉलेज हो गया। क्योंकि डिजीज इतने टाइप की है ना कि अगर हम सोचें कि एक साथ पढ़ लें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको ऐसे ही करना रहेगा। और चूंकि हमारा ये सफर ऐसा तो है नहीं कि 3 महीने का है, 3 महीने में ही खत्म हो जाएगा। मतलब जहां जरूरत लगी तो हम फिर मिलेंगे, बात करेंगे। तो कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हैं। और मेरा ऐसा सोचना है कि मंथ में एक क्लास रखेंगे तो उससे क्या होगा कि अगर एक व्यक्ति डिस्कशन करता तो बाकी सबको भी फायदा मिलेगा, कि उसको भी नॉलेज बढ़ेगा। तो मंथ में 1 या 2 क्लास बाद में भी रखेंगे कि जहाँ जिसको भी जो प्रॉब्लम आ रही है उस पर वो बात कर सके। वैसे भी फिर मैडम आप इसके मिलते रहते हैं ना तो उससे पॉजिटिविटी रहती है, एक अच्छी वाइब्स आती रहती है, चाहे कोई बिल्कुल। कोर्स ना करे और उससे। इसके साथ एक और चीज में आपको थोड़ा सा, जो यंग है वो तो रहते ही ऑलरेडी, थोड़ा सा आपको डिजिटल मार्केटिंग में अवेयर होना पड़ेगा। अब चूंकि ऑनलाइन क्लासेस करना तो सभी सीख गए हैं, मतलब इतना हो गया कि सभी को, लेकिन थोड़ा सा कि फेसबुक पे कैसे हम अपनी एड चलाएं, या इनमें सब में फ्री ऑफ कॉस्ट भी चलती हैं। यूट्यूब में अपने चैनल्स बनाएं, फिर इंस्टाग्राम पे रील्स डालें, तो वो सब भी करना पड़ेगा। तो वो भी आपको होमवर्क में थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो वो सारी चीजें भी के लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि आजकल बिना इसके काम चलता नहीं है, मुश्किल ये होती है ना? निधि जी। मैम जैसे मेरे साथ चैलेंज क्या आता है, जैसे फिजियोथेरेपी हो गई, फिजिकली मैंने उसे फिट कर दिया, जैसे कोई भी केस है। अभी बात आती है मेंटल वेलबींग की, जो उससे हमेशा, जैसे मेरे ही पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकली मैं उन्हें कर लेती हूँ, लेकिन वो मेंटली तो रहते ही हैं। अभी कितने दिन चलेगा, कितने दिन हम लोग ठीक हो तो गए, लेकिन अभी कितने दिन और लगेंगे, या हम लोग फिर से ये रिवर्स ना हो जाए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। तो लाइक किसी को भी हम कॉन्शियस से सब कॉन्शियस ले जाने के लिए भी कुछ प्रोसेस होता है, हाँ, होते हैं कुछ लाइक ऐसे वो। रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं। क्योंकि देखिए, जब आप कॉन्शियस हैं इट मीन्स आपकी जो बीटा रेज हैं वो एक्टिवेट हैं ब्रेन में, है ना। तो कुछ ऐसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं कि जिससे क्या होता है कि वो बीटा रेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अल्फा को एक्टिवेट कर देते हैं। तो जैसे ही आप अल्फा शुरू होती है तो आपका कॉन्शियस थोड़ा सा पैसिव होना शुरू हो जाता है। और अगर थीटा तक पहुंच जाता है तब तो बेस्ट है, टोटली पैसिव मोड में चला जाता है कॉन्शियस। तो उस समय आप जो बोलते हैं वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जाता है। मैम तो इसके इसमें लिए हम हर डिजीज के केस में जो डिस्कशंस करेंगे उसमें क्या हम ये इसके प्रोसेस पर भी डिस्कस करने वाले हैं? सुपरफिशियली तो डिस्कशन होगा जब मेडिटेशन का वो आएगा अष्टांग योग में, है ना। लेकिन हो सकता है बहुत डिटेल में ना कर पाए, क्योंकि बहुत ही वास्ट है योग थेरेपी। तो उसको इतने शॉर्ट टाइम में कर पाना ही अपने आप में एक टास्क है। लेकिन कोई बात नहीं, ये एक टाइम लिमिटेशन तो हमने इसलिए रखा है कि मान लीजिए उसके बाद लोग ना करना चाहें तो ना करें, लेकिन हम मिलते रहेंगे तो बाकी चीजें डिस्कशन होती रहेंगी फिर। रितु जी। मैम आपने हमें होमवर्क दिया मेंटल हैबिट्स को अपनी नोट करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि हम अपनी खुद की वीकनेस को समझ पाएंगे, क्योंकि जैसे कोई भी करता है तो उसको लगता है कि मैं वो ठीक कर रहा हूँ, कोई भी चीज जो करता है कि वो दूसरे को लगता है कि तुम क्यों नहीं करते इस चीज को, ये ठीक चीज है। तो हम अपने को कैसे नोटिस कर पाएंगे इस चीज के लिए कि हमारा क्या हम कर रहे हैं। एक्चुअली आप नोटिस कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन आप में एक अवेयरनेस आज से चालू हो जाएगी कि अगर ये मैं कर रही हूँ तो ठीक कर रही हूँ क्या, है ना। कि अगर मैं ये नहीं करूँ या इसको किसी दूसरे तरीके से करूँ तो कैसे करूंगी।
फिर आपको वो चीजें तलाशना है जिसका बोलते हैं ना कि एडिक्शन हो जाता है, कि वो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, ऐसी कौन सी चीज है। तो जब आप ये पॉइंट कर लोगे ना कि ये चीज मैं एडिक्शन की तरह करती हूँ, कि 4 लोग मुझे मना कर चुके लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ, वो चीजें आपको नोट डाउन। मैम इसको हम मेंटल हैबिट बोलेंगे कि जैसे हम पार्क गए तो हमें आदत है कि कुछ भी सुनना, चाहे हम अच्छा ही सुन रहे हैं, पढ़ाई का सुन रहे हैं या कोई अच्छा मोटिवेशन सुन रहे हैं, तो ये भी एक मेंटल हैबिट है। ये सब मेंटल हैबिट होती है और ये सब एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आती है, और हमारे ये पैटर्न इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हम उसको फिर एबनॉर्मल नहीं मानते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्राइब लेना, रिश्वत लेना, जो हमसे और पहले की जनरेशन है, मतलब अगर आप मेरे दादा पर जाएं तो वहां वो बहुत गिल्टी फील कराती थी, मजबूरी थी, और उसको ये माना जाता था कि नहीं ये एक बुरी चीज है, ठीक है ना। लेकिन वही चीज अगर आज के इसमें देखें तो वो कहीं भी गिल्टी क्रिएट नहीं करती, बोले ऐसा तो होता ही है, हम करते हैं। मैम इतनी आदत हो गई थी ना कि मतलब हाँ स्टेयर से उतरने से पहले ब्लूटूथ ऑन हो जाता था और कान में ईयरफोन लग जाता था। बिल्कुल, तो वो आदत छोड़ दी आपने, ये बहुत अच्छी चीज की, है ना। मैम वो आपकी सही। मदद से हो पाया, आपने हमें अवेयर नहीं, किया इस चीज के लिए, तो एक्चुअली देखिए कोई भी चीज की क्या होती है, जैसे हमारे दिमाग में कोई भी चीज चल रही है, ठीक है, तो फर्स्ट तो आपको लेबल करना आना चाहिए, कोई भी थॉट चल रहा है, क्योंकि थॉटलेस तो कोई भी नहीं रहेगा ना, कि वो क्या है, आपकी प्लानिंग चल रही है कि कोई जजमेंट कर रहे हैं आप, है ना, या आप किसी फ्यूचर प्लानिंग में या किसी आप पास्ट के इंसिडेंट में उलझे हुए हैं, ये एक लेबल करते आपको आना चाहिए। और जब वो लेबल हो गया तब आपको ये पहचानना चाहिए कि वो होता कब ट्रिगर है, किन चीजों से ट्रिगर होता है। जैसे सपोज मान लीजिए किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई, अब वो मदर की साड़ी सामने आती है तो वो ट्रिगर हो जाता है कि वो अपनी वो पास्ट लाइफ में वो इंसिडेंट में चला जाता है। तो वो ट्रिगर आपको, जब आप इस ट्रिगर के लिए अवेयर हो जाएंगे तब ये अवेयरनेस आपको फिर उस जो एक पास्ट ट्रामा है या पास्ट मेमोरी है उससे रिलैक्सेशन दे पाएगी, अदरवाइज आप उसी लूप में चलते रहोगे, है ना। तो ये चीजें लेबलिंग और फिर ट्रिगर पॉइंट ढूंढना, फिर अवेयर होना और उस ट्रिगर को खत्म करना, ये चीजें बहुत जरूरी है लाइफ में। तो अगर आप में अवेयरनेस आ रही है, आप लेबल कर पा रहे हैं कि मेरी नहीं ये चीज गलत है, भले ही आप उसको ना खत्म कर पाए अभी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक वो बना लिया कि नहीं ये गलत है, मतलब अभी नहीं तो आप फ्यूचर में उसको खत्म करोगे। लेकिन जब तक किसी चीज के प्रति ये भाव ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि ये गलत है, फिर तब तो पॉसिबल ही नहीं है ना। देखिए साइकोलॉजी में एक ऐसा होता है, आपने आप लोगों ने सुना होगा कि कई व्यक्तियों की ना चोरी करने की आदत होती है, कि वो कहीं से भी जाते हैं कुछ उठा लाते हैं। अब आप सोचिए कि वो क्या अपराध भाव से कर रहे हैं या उनके अंदर गिल्ट रहता, कुछ नहीं रहता, वो उनकी हैबिट है, उनको लगता है इस पर मेरा हक है, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, सविता जी बोलिए। मैडम मुझे मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि एक भाभी है मेरी नेबर ही, मैडम उनको मेनिस्कस टीयर है, और जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में होता है ना, आप उनको मैं 20 दिन से 15 दिन से एक्सरसाइज करा रही हूँ, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनसे डर रही थी कराने से कि आप फिजियोथेरेपी कराओ, आप कुछ कराओ, तो उनको रिलैक्स हो रहा है मैम, क्योंकि उनका बहुत सीरियस केस है, नी की सर्जरी बोला हुआ है डॉक्टर ने, फिर भी वो कहती हैं कि आपने मुझे पहले भी ठीक करा था, अभी भी करो। और एक और है मैम, वो भी मेरी कजन की बेटी है, उसको ईएसआर बढ़ा हुआ है, लिम्फोकाइट्स कम है, मतलब उसका ब्लड का जो हीमोग्लोबिन तो उसका प्रॉपर है, पर ब्लड काउंट्स में जो हमने पढ़ा था ना अभी कि इम्यूनिटी सेल्स नहीं बनाता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं करता है, WBC वाइट ब्लड सेल्स, वो कम है। तो मैम उसको भी अच्छा लग रहा है, वो भी 10 दिन से कर रही है। गुड, अच्छी चीज है, करवाइए। तो मुझे ये सारी चीजें, इनके पीछे स्ट्रेस मेन कारण होता है, तो स्ट्रेस जितना रिलीज होगा ना
तो उनको अच्छा लगेगा, ये तो श्योर। और जो बात आपने मैम बोली है ना कि वो बेड पे ही करती थी, मैंने उनको बोला आप बेड पे ही करो, और वो 15 दिन के अंदर अंदर खुद से जमीन पे आ गई है। हाँ, वो जब सेल्फ जब तक नहीं हो ना तब तक हमको बहुत प्रेशर नहीं करना चाहिए। और अभी तो मैम बस ऐसे ही करती हूँ, पढ़ा भी है, पर आपके साथ में प्रॉपर पूरी गाइडेंस के साथ तो वो और मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्वाति जी। मैम अगर जैसे कोई बिल्कुल खास जो वो है व्यक्ति है और उनका हंचबैक का इशू अगर हमें दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, और किस वजह से उसका रूट कॉज भी पता है और हम उन्हें बार बार बता रहे हैं बट वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं, तो फिर किस तरीके से मतलब हम कन्विंस करें कि ये पोस्चर आपके लिए सही नहीं है। मतलब जैसे वो बहुत मोटा तकिया लगा लेती है और यूं आगे को उसकी गर्दन यूं रहती है, तो वो खड़े भी ऐसे ही होती है कई बारी, मतलब ज्यादातर 99% उसकी ऐसे आगे को गर्दन रहती है। और मैंने मेरी दीदी की बेटी है तो मैंने उसे कई बारी समझाने की कोशिश की, बेटा आपको सर्वाइकल होने की वो हो जाएगी फिर आगे आगे, क्योंकि ये सारी नसें अनबैलेंस्ड हैं। तो वो जिस टाइम में टोकती है उसे उस टाइम तो कर लेती है, फिर बाद में फिर वो वही चीजें दोहराती उसी है। के लिए एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है कि जो बार बार बोले, कि जब बार बार बोलते हैं ना तो आपका माइंड रजिस्टर्ड करता है और आप कहीं ना कहीं आपको रिकॉल हो जाता है। अपना जब पॉइज योग का वो चलेगा ना बॉडी अलाइनमेंट वाला, तो उसको ज्वाइन करा लीजिएगा, ठीक है जी, मतलब उसको भी एक बार ज्वाइन करा लें। जब वो चैप्टर चलेगा ना बॉडी मिसअलाइनमेंट से रिलेटेड, जी जी, तब उसको बोलिएगा ज्वाइन कर ले वो, ओके है ना, उस चैप्टर के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। प्राची जी। मैम जैसे कोई भी हमारे पास योग करने के लिए आता है, वैसे मैंने आज तक पेशेंट्स को तो बहुत ही कम ही हैंडल किया है, लेकिन ना उसका एक ओपिनियन होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है और एक एक्सपेक्टेशन होता है। जैसे कोई मेरे पास आएगा, वो बोलेगा बहुत ज्यादा ओवरवेट है, 20-30 kg ओवरवेट है, वो बोलेगा मुझे तो 3 महीने में अपना वेट रिड्यूस करना है। और अगर हमने उनको बोल दिया ना कि यार अब मतलब इतने जल्दी तो नहीं हो, धीरे धीरे होगा एंड ऑल, तो उनका ना इंटरेस्ट ही लूज हो जाता है, फिर वो करने के लिए तैयार नहीं होते। मतलब ऐसे लोगों को डील करना, या तो जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, तो उन लोगों को डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उनको कैसे डील क्यों करना बोलना चाहिए? नहीं होगा, बोलो ना हम 2 महीने में कर सकते हैं, लेकिन आपके ज्वाइंट्स की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो कितने दिन काम करेंगे, ओके। है ना। और जो डिप्रेशन वाला है उसको तो ना, मतलब कैसे ना कि जैसे अपन कोई स्विमिंग कर रहा ना, तो हमको उसके साथ बहते 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 जाना पड़ेगा, फिर धीरे से उसको टर्न कराना करके अपने साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि डिप्रेशन एक टोटल मेंटल केस हो जाता है। तो वो मैम तो एकदम से, हम ही डिप्रेस, मतलब मुझे ही डिप्रेस फील होने लगता है। हाँ मतलब उसमें ऐसा लगता है कि हाँ ये सही तो बोल रहा है ना। तो उसके लिए क्या है कि उसको थोड़ा सा पेशेंसली उसकी बातें सुननी पड़ेगी, फिर उसको एक एडवाइस देना पड़ेगी कि हाँ ये तुम ठीक सोच रही हो, लेकिन अगर इसको ऐसा सोचें तो उनके साथ बहुत पेशेंसली काम करना पड़ेगा। फिर सबसे बड़ी बात है, जो डिप्रेशन का पेशेंट है उसको सबसे ज्यादा जो हेल्पिंग चीज होती है ना, वो होती है कि वो ऐसे क्राउड में बैठे, भीड़ में, और सनलाइट में रहे। 2 चीज यदि आपने करा ली ना तो उसका डिप्रेशन बहुत जल्दी कवर होगा। ओके। क्योंकि वो लोग ना सनलाइट से बचने लगते हैं, आप देखिएगा। इवन रूम में आप जैसे बैठे ना, वहां आप बहुत ज्यादा लाइट जला दो तो भी वो थोड़े इरिटेट हो जाएंगे कि बंद कर दो लाइट। और बहुत सारे लोगों से खासकर मिलने जुलने से भी वो बचने लगते हैं। हालांकि वो डिप्रेशन के पीछे कोई ना कोई पॉइंट होते हैं, है ना, कि कभी उनका जो, जैसे कई बार होता ना कि मान लो हम एग्जाम्पल लें कि एक मेल पर्सन है जिसका एजुकेशन पूरा हुआ है, तो हमारे यहाँ जो सोशल सिस्टम है ना वो बहुत ही बुरा है कहना चाहिए। तो क्या होगा कि जैसे ही वो उसका कंप्लीट हुआ, तो अगर 10 लोग आपके घर आ रहे हैं ना, वो भले ही आपके रियल ब्रदर हैं या कोई तो भी है, उसमें से 8 लोग पूछेंगे तो आप जॉब कब कर रहे हैं, तो आप बिजनेस कब कर रहे हैं। तो ये चीजें ना कई बार व्यक्ति को इतना इरिटेट कर देती हैं कि वो उनसे मिलने में हिचकने लगता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर व्यक्ति को ये सुविधाएं तुरंत पे मिल जाए। तो वो कारण आपको पता लगाना पड़ेगा कि आखिर क्या, क्योंकि डिप्रेशन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जाता है,
जब तक उसके कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं तब तक वो नहीं जाता है। तो वो कारण आपको पता करना पड़ेगा कि क्या है। और फिर उस, क्योंकि अगर जैसे आप ऐसे ही सोशल में ले गए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल की गर्ल्स है, अब वो 30 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही, अब वो जो भी मिलता है, अरे शादी नहीं कर रही, अरे कब करोगी शादी, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। और फिर आप उसको अचानक ये जाने बिना ले गए फिर से सोशल में, और किसी ने फिर वही क्वेश्चन कर दिया, तो मालूम पड़ा उसका डिप्रेशन और बढ़ गया। तो आपको पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए बस बैठ के बात कीजिए ढेर सारी। जैसे देखो, एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ। अगर हमारा बच्चा स्कूल से आया, ठीक है, हम उससे पूछे क्या क्या अच्छा नहीं लगा, किसने मारा, किसने पीटा, क्या क्या किया, टीचर ने क्या क्या, यही पूछते ना। अब वो कुछ बताना भी होगा तो नहीं बताएंगे कुछ। अगर उसकी जगह हम उससे क्वेश्चन करें कि बेटा ये बताओ कि आज तुम्हारा पूरा जो स्कूल डे था उसमें यदि मैं तुमसे बोलूं कि कोई एक चीज तुम बदल दो, बदल सकते हो, तो तुम कौन सी चीज बदलना चाहोगे? तो बच्चा 100% उसी चीज को बदलना चाहेगा जो उसके लिए नेगेटिव हो, लेकिन आपका पूछने का ढंग बदल गया। तो आपको अपनी जो अप्रोच है वो पॉजिटिव बनानी पड़ेगी, है ना। तो उससे बात करिए, सबसे अच्छा बेटर ये है। साक्षी जी। मैम कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे आपने कहा, जैसे अब आजकल के बच्चे हैं वो अकेला रहना और कमरे में रहना ऐसे ही पसंद करते हैं। मतलब उनको क्राउडेड सोशल होना पसंद ही नहीं है। मैम उनको किस तरह से निकाला जाए? और अगर उनसे बात करो ना, वो इरिटेट हो जाते हैं, वो कह रहे हैं हमसे बात, मतलब क्या फालतू बातें करते हो। मैम वो चीज का सॉल्यूशन क्या है और कैसे, क्या मतलब? ये प्रॉब्लम किसने बनाई है? मैम एक्चुअली जब वो फर्स्ट डे 6 घंटे रूम में बैठ के मोबाइल खेल रहा था या टीवी देख रहा था, उस दिन आप कहाँ थी? जो बोया है वो तो आपको काटना ही पड़ेगा। आप पे डिपेंड है आपने कैसा बोया है। अब यही कर सकते हैं कि अगर वो 8 घंटे ऐसे समय बिताता तो हम उसको पहले बोले भाई 7.5 घंटे बिताए, आधा घंटा मुझे दे, और उसमें हम वो बातें करें जो उसको पसंद है। क्योंकि अगर हम अपनी बात करेंगे तो वो आधा घंटा भी नहीं देगा। वो आधा घंटा हम लेना, उससे बोले ना यार बेटा मुझे जरा फेसबुक सिखा दो आज बैठ के आधे घंटे, वो आधे की जगह 1 घंटा आपको दे देगा। सडनली टर्न करना इरिटेट हो बहुत जाएंगे मुश्किल बच्चे, है। क्योंकि हम लोग सीखने बैठेंगे तो हमारे को टाइम लगता है, बच्चे कहते हैं आपको इतना भी नहीं आता, हाँ तो इरिटेट हो एक्सेप्ट जाते करो हैं। ना, नहीं आता है। हमने भी तो अपने बच्चों से यही शब्द बोले थे जब उनको पढ़ाने बैठते थे कि तुम इतना भी नहीं कर सकते हो, तुम ये 4 लाइन भी सही से नहीं लिख सकते हो। तब वो रिफ्लेक्ट तो आएगा ही ना सारा। एक्सेप्ट करो, बॉल आपने फेंकी है दीवार पर, है ना। और उनके सपोर्ट में करके आगे बढ़ो। अगर आप उनका अपोज करोगे और आप अपना ज्ञान देते रहोगे तो बोलेंगे बैठे रहो, मेरे पास बहुत ज्ञान है। ठीक है, तो उनके सपोर्ट में बन के फिर करके। ठीक है, थैंक यू।